नमस्कार। रियल गट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो कल दो खबर आया था। एक खबर आया जिससे देश में डेमोक्रेसी का फिर से मौत हो गया, और एक खबर ऐसा आया कि वहां डेमोक्रेसी 199% फूला है, खिला है। जबरदस्त खबर आया। मैं दोनों खबर आज आपका सामने एक्सप्लेन करता हूं। पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, इसको लेके डेमोक्रेसी खतरे में क्यों आया। सुप्रीम कोर्ट का दो जज का जो ये बेंच था, एक है जस्टिस संजीव खन्ना और एक है जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो संजीव खन्ना साहब ने कहा कि वी हैव रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम आफ्टर रिफेरिंग टू द प्रोटोकॉल इन प्लेस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड डेटा व्हिच इज ऑन रिकॉर्ड। तो आपको तो ये मालूम ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल किया गया था उसमें काफी सारा मैटर्स था। एक था कि ईवीएम और वीवीपैट जो है इसका ऊपर 100% वेरिफिकेशन हो, और दूसरा ऐसा था कि अगर वो प्रावधान पॉसिबल नहीं है तो हमें बैलेट पेपर की तरफ मूव करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर वीवीपैट का जो स्लिप वोटर को जो मिलता है ना, जो वोटिंग करने के लिए जाते हैं, वो स्लिप एक बैलेट पेपर में रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज ने, संजीव खन्ना साहब ने क्लियर कट कह दिया कि सारा प्रोटोकॉल और टेक्निकल जो डेटा है ये वेरीफाई करने के बाद हम ये सारा जो पॉइंट है ना इसको रिजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ईवीएम में कोई टेम्परिंग नहीं है। लेकिन साथ में जो जज था जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया ये एक बार देख लीजिए। उन्होंने कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स अंडरमाइनिंग नेशंस अचीवमेंट्स। इसका मतलब यह है कि हमारा देश में आज का दिन में ऐसे काफी सारा ग्रुप्स है जो अपनी स्वार्थ के लिए देश का जो अचीवमेंट है इनको भी रिड्यूस करने में लगा हुआ है, बदनामी करने में लगा हुआ है। ये सही में एक बहुत बड़ा टिप्पणी उन्होंने किया है। देखो ये क्यों किया गया है आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि ये केस जो एडीए का तरफ से पीआई दाखिल किया था, प्रशांत भूषण इसके लिए लड़ रहा था, उनका साथ एक गैंग भी था। प्रशांत भूषण वही लॉयर है जिसको देशवासियों ने भली भांति जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका औकात दिखा दिया था कि 1 रुपया वाला वो उनका औकात है। ये वही है। फिर कहता है कि मैं फ्री में केस लड़ता हूं। ये फ्री में केस क्यों लड़ता है ये भी मैं आगे बताता हूं। लेकिन दोनों जज ने दो डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और अगर इसका कंप्लीट जो जजमेंट है ना 56 पेज का है, एक पीडीएफ फाइल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आपको मिल जाएगा। कोर्ट ने जो डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, पहला डायरेक्शन में कोर्ट ने कहा कि एसएलयू जो यूनिट है जिसको कहा जाता है सिंबल लोडिंग यूनिट, ये ईवीएम का जो प्रोसेस का साथ होता है, आफ्टर अंतिम चरण का जो चुनाव होगा, यानी 5 जून में अंतिम चरण का मतदान होगा, उसके बाद सील्ड एंड सिक्योर्ड करके रखना पड़ेगा। और साथ में कहा कि ये जो सील्ड और सिक्योर करके रखा हुआ जो एसएलयू ईवीएम मशीन का साथ 45 डेज के लिए एक स्टोर रूम में रखा जाएगा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। ये कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया। और दूसरा डायरेक्शन में कोर्ट ने कहा कि जो बार्न्ट मेमोरी ईवीएम का और ईवीएम का जो माइक्रो कंट्रोलर है, इनको चेक करने के लिए एक इंजीनियर टीम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट रिजल्ट आने के बाद उसका ऊपर वो आपत्ति जनाए या रिक्वेस्ट करे। इसमें ऐसा होगा, ये दो ही जो कैंडिडेट है वो कर सकता है। जो जीत गया वो तो जीत गया, यानी पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3, ये दोनों कैंडिडेट अगर चाहे, मन में कोई डाउट हो, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें कुछ गड़बड़ लगा है तो हम इसके लिए इंजीनियर का टीम का थ्रू इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। और साथ में ये भी कहा कि जो इंजीनियरिंग टीम प्रोवाइड किया जाएगा, इसका कंप्लीट जो खर्चा है जिस कैंडिडेट ने इसके लिए अपील करेगा उसको देना पड़ेगा। अगर आगे जाके ये प्रूव हो जाता है कि ईवीएम टेम्पर्ड होता है, तब वो कंप्लीट जो अमाउंट है, जो एक्सपेंसेस होगा, वो कैंडिडेट को रिटर्न किया जाएगा। अदरवाइज अगर वो प्रूफ नहीं हो पाया, उसका खर्चा भी गया, वो वही का वही थर्ड या सेकंड पोजीशन जो उनको मिला हुआ है उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब यहां पर भी एक सवाल आता है, क्योंकि देखो ये जो कहा गया है ना, रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है इलेक्शन डायरेक्शन को दिया गया, आप देखना 4 जून के बाद ये बढ़ के आएगा।
क्योंकि प्रावधान लगा दिया है कि आप अपील कर सकते हो। आज ये प्रावधान नहीं लगाने से पहले ये पूरा जो अपोजिशन पार्टीज है इनका वही मुद्दा है कि ईवीएम हैक होता है। ये तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही सवाल करेगा कि जज साहब आपने कहा था तो हमें अभी टीम चाहिए इसका वेरिफिकेशन करने के लिए। ये आपको भर के देखने को मिलेगा, आप लिख के ले लो आज का दिन में। और रही बात ये जो प्रशांत भूषण, मैंने जो कहा, मैंने इसीलिए कहा कि डेमोक्रेसी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, डेमोक्रेसी बर्बाद हो गया 99.99%। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, जिन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था वो तीनों पॉइंट मैंने जो शुरुआत में कहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है मैच हो जाता है। तो वही मीनिंग है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और इन लोगों का रोने का स्टाइल बहुत बढ़िया होता है। प्रशांत भूषण इस टाइप का आदमी है। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया था देश का सामने इसका जो औकात है 1 रुपया का है। इनको 1 रुपया का औकात वाला लॉयर बता दिया था। और ये कहता है मैं फ्री में लड़ता हूं। ये फ्री में इसीलिए लड़ता है, आज जो जज दीपांकर दत्ता साहब ने जो कहा कि हमारा देश में जो ये ग्रुप है ना, जो लगा हुआ है देश का जो अचीवमेंट है, इसको नीचा दिखाने के लिए ये वही लोग हैं। क्योंकि ये लोग कहने के लिए फ्री में लड़ता है। आज इनको ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जिसका कारण इस देश में फॉरेन का फंडिंग हो, एनजीओ का थ्रू फंडिंग आए, टेररिज्म देश में फैले। ये उनका कमाई का जरिया होता है। ये प्रशांत भूषण टेररिस्ट के लिए भी लड़ता है। टेररिस्ट के लिए अगर कोई लड़ता है फ्री में तो नहीं लड़ता होगा, उसका फंडिंग कहीं ना कहीं से आता ही होगा। आज ये सरकार जो है, मौजूदा जो सरकार है, जो अवैध एनजीओ है सबको बैन कर दिया। फॉरेन फंडिंग करना आज का दिन में बहुत ही मुश्किल है, नहीं आ पा रहा है, इसीलिए ये लोग तिलमिला रहा है। किसी भी हाल में ये सरकार अगर हट जाए वो सारा व्यवस्था आ जाएगा, ये जैसे चाहते हैं ऐसा ही होगा। इसीलिए ये कहते हैं हम फ्री में लड़ते, फ्री में नहीं लड़ते। इनका फंडिंग कहां से आते हैं आप भली भांति जानते हैं। तो इसीलिए आज का दिन में रो रहा है, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहा है कि देखो ये जो है सही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा डेमोक्रेसी का 99.99% मौत हो गया ईवीएम और वीवीपैट का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इनफैक्ट सोशल मीडिया में तो जस्टिस संजीव खन्ना साहब, इनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। वो तो होना ही है, इनका पूरा खरीदा हुआ गैंग है सोशल मीडिया में। तो ये हो गया पहला पॉइंट जहां पर डेमोक्रेसी बर्बाद है, 0.01% बचा हुआ है। आप बात करते हैं उस स्टेट का बारे में जहां पर आज का दिन में हमारा देश में जो डेमोक्रेसी है ना, ये बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में खिला हुआ है, फूला हुआ है, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। वहां आज 199% डेमोक्रेसी सुरक्षित है। क्यों है? कल का ही खबर था ये। आप देखो, पहले वेस्ट बंगाल में ईडी जाता था, आपको मालूम होगा, जिसका ऊपर अटैक होता है। सीबीआई जाते हैं, उसका ऊपर अटैक होता है। एनआईए जाते हैं, उसका ऊपर अटैक होता है। तो कल का दिन में हमने देखा वहां जाके पहुंच गया है एनएसजी। वो भी कहां? चंदेशखाली। चंदेशखाली में 2 जगह, एक का नाम है सरीबरिया और दूसरे का नाम है अगरहती। यहां पर एनएसजी जाके पहुंच गया और एनएसजी ने अपना जो रोबोटिक बॉम्ब डिस्पोज करने वाला जो होता है ना मशीन, ये सब यूज किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में जो वेपन है ना, बॉम्ब, आर्म्स, एमिनेशन, ये मिला है। ये वही संदेशखाली है जहां से शेख शाहजहां को सीबीआई ने पकड़ के आज कस्टडी में रखा हुआ है। अब यहां पर सवाल यह है कि ये वेपन आया कहां से? वेपन का दरकार इनको क्यों पड़ा है? अगर डेमोक्रेसी इतना सुरक्षित है, 199% वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी आज सुरक्षित है, फिर भी ये आया कहां से? क्योंकि इनको वो ही करना है, इनका जो इस्लामिस्ट पीआरए है ना, यही लोग फैला रहा है। अब मेरा बात अगर नहीं मानते हो ना, आप एनआईए का वेबसाइट में खोल के देखो, पिछला 1 साल में एनआईए ने जितना लोगों को पकड़ा है, सारा का सारा नेम एंड टाइटल आप खुद ही पढ़ लेना, वेस्ट बंगाल से जितने को पकड़ा है, बाकी सारा तो छोड़ ही दो आप। इसीलिए मैंने कहा ये जो जिहाद वाला कहानी है, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में जितना ये आपका रेडिकल इस्लामिक संगठन है, ये तो 24/7 उसी में लगा हुआ है कि इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए। और उनको सपोर्ट करने वाला फॉरेन फंडिंग वहां पर जुड़ा हुआ है। उनका थ्रू आपका ये बॉम्ब से लेके, आर्म्स से लेके, एमिनेशन जो है ये भेजा जा रहा है। क्योंकि अब देखो ये हाल है, आज सीबीआई वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, ईडी का ऊपर जब अटैक हुआ था, उसके बाद वहां से ये खुल के सामने आया। देखो आखिर में मैं 2 ही शब्द कह के ये वीडियो खत्म करता हूं।
आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो, उनका आइडियोलॉजी के साथ आप कोई आपका मैच नहीं होता है, कोई बात नहीं। मान लो कि आपने राहुल गांधी को मतदान किया, राहुल गांधी को मानते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर का बन गया, क्या बन सकता है हर कोई जानता है, फिर भी मैं मान लेता हूं वो बन गया, तो बाकी मिनिस्टर्स तो बनना पड़ेगा ना। इनका गठबंधन जो महागठबंधन है यहां से ही बनेगा। तो मानो ये ममता दीदी अगर उस मिनिस्ट्री जो बोर्ड है, कल को ये इंडिया अलायंस जीतने के बाद इनको अगर आप ये बना दो, डिफेंस मिनिस्टर बना दो या गृह मंत्री बना दो, तो आप सोचो उस देश में क्या हाल हो सकता है। आज अपना स्टेट में वो बांग्लादेश से जो आ रहा है लोग, रेडिकल इस्लामिस्ट का साथ जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति वेस्ट बंगाल को जलाने में, बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये लेडी कल को अगर गृह मंत्री बन जाए, क्या हो सकता है। और एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो इनको दे दिया गृह मंत्री, राहुल गांधी बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं ये जो चोर का बेटा है, लालू यादव का बेटा जो 9th फेल है, क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव। मानो इनको आपने फॉरेन मिनिस्टर दे दिया। सोचो आप ये मिनिस्ट्री जो बोर्ड है, कैसा लगता है कि आप ये सोचो ना, आज का दिन में सोचो, आप मतदान करने से पहले 2 फेज का ही तो गया है ना, अभी काफी सारा बाकी है। आप सोचो एक बार कैसा लगेगा आपको कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, ये वही ममता दीदी, ये वही तेजस्वी यादव, 9th फेल है लेकिन इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये सारा बात है ना, आप मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, उसके बाद डिसाइड करना जो आने वाला टाइम के लिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।